हेलो एवरीवन। देखिए, जैसे सीटेट का एग्ज़ामिनेशन नज़दीक है और ये सीटेट के लिए जो उर्दू की पेडागोजी होती है उसका कंटेंट आपको जल्दी मिलता नहीं है। तो आप ये इस बुक को परचेज कर सकते हो, उर्दू ज़बान और उसूल तदरीस। और जो लोग परचेज नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए मैं सोच रही हूँ वीडियोज़ बनाकर डाल दूँ ताकि आप लोगों को ये हेल्पफुल हो जाए सीटेट के एग्ज़ामिनेशन के लिए। सबसे पहले देखना है कि हम लोग को उर्दू पेडागोजी में पढ़ना क्या क्या, कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या पढ़ना है, उसूल तदरीस पेडागोजी में जो है उर्दू की पहला सबक है ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी, यानी लर्निंग एंड एक्वाजिशन ऑफ लैंग्वेज। फिर सबक 2 में है तदरीस ज़बान के उसूल और तरीके, मेथड्स एंड प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। सबक 3 में है ज़बान की महारतें। सबक 4 में है लिसानी नशोनुमा, लैंग्वेज डेवलपमेंट। फिर सबक 5 है तयीन कद्र, इवेल्युएशन। सबक 6 में है नस्र और शायरी की तदरीस। सबक 7 है असनाफ़ शायरी। उसके बाद सबक 8 है फिगर ऑफ स्पीच। सबक 9 है, आप देख लें, असनाफ़ नस्र। सबक 10 है कवायद की तदरीस। सबक 11 है कंप्यूटर। वैसे कंप्यूटर नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा, सबक 10 तक बहुत इम्पोर्टेंट। उसके बाद जो है उर्दू ज़बान और कवायद आ जाते हैं। तो कवायद तो कहीं से भी पूछ सकता है, सीटेट में कोई ये फिक्स नहीं रहता है कि कवायद क्या क्या पढ़ना चाहिए, पर फिर भी आप देख लें एक नज़र इसमें क्या क्या पढ़ना है। तो उर्दू ज़बान के इब्तिदा से मुतालिक चंद अहम नज़रियात को देख लें। उसके बाद ये है जुमले देख लें, कवायद उर्दू देख लें, लफ्ज़ और इसके इक़साम, बनावट के एतबार से इसके इक़साम देख लें। फिर है इसमें मस्क की किस्में, फ़ाल, ज़माने के लिहाज से फ़ाल के इक़साम, हर्फ हुरूफ के इक़साम, ज़मीर, सिफ़त, जिन्स के लिहाज से इसम के इक़साम, तादाद के लिहाज से इसम के इक़साम, हम माने अल्फाज या मुतरादिफ़ात, मुहावरात, ज़रबुल मसल या फिर कहावतें, हम आवाज़, ये सब कन्फ्यूज्ड वर्ड, साबिक़ा लायका, ये जो होता है, यानी ये जितने भी है ये उर्दू के आप पेडागोजी के ये सारी चीज़ें अगर आप पढ़ के जाएंगे तो इसको नोट डाउन कर लें नोटबुक में, ताकि याद रहे कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और क्या क्या रिवीजन करनी है। चलिए इसका एक यूनिट 1 देख लेते हैं कि ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी में क्या क्या इस बुक में दिया हुआ है। तो देखिए, इसमें लिखा हुआ है लग़वी एतबार से लफ्ज़ ज़बान का माना जो होता है मुंह के अंदर जायके, चखने और बोलने में हरकत करने वाला उज़ू, लिसान और मुहावरात कौल इकरार है। लेकिन इस्तिलाही लिहाज से देखें तो ज़बान इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला या ज़रिया है। उसके बाद देखिए, ज़बान इंसानों के दरमियान राब्ते का वह निज़ाम है जो मुख्तलिफ़ आवाज़ों और इशारों से मिलकर बनता है। उसके बाद देखिए, चेकोस्लोवाकिया की एक ज़रबुल मसल है कि एक नई ज़बान सीखो और एक नई रूह हासिल करो। कभी कभी पूछ देता सीटेट के एग्ज़ाम में कि एक नई ज़बान सीखो और एक नई रूह हासिल करो, ये कहाँ के ज़रबुल मसल है। उसके बाद देखिए, ज़बान समाजी तामुलात यानी सोशल इंट्रैक्शन का नतीजा है। ये तो आप वाइगोत्स्की में भी पढ़ते हैं कि बच्चा जो है लैंग्वेज कैसे सीखता है, पेडागोजी में भी ये चीज़ें पढ़नी होती है। फिर समाजी तामुलात की ही वजह से सब बच्चा नकल के ज़रिए ही ज़बान सीखता है, यानी इमिटेशन से सीखता है। माहिरीन लिसानियत को ज़बान को लुगत और कवायद की आमेजिश मानते हैं। ज़बान और माशरा समाज के माबैन बीच एक ऐसा रिश्ता है जिसके ज़रिए ना तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और ना ही माशरे की, यानी ज़बान और समाज एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम है। माहिर लिसानियत स्वीट के लफ्ज़ों में ज़बान बोली जाने वाली आवाज़ के ख़यालात के इजहार का नाम है। दूसरे माहिर लिसानियत के मुताबिक ज़बान तकरीरी और तहरीर शक्ल में इंसानी ज़हन व क़ल्ब के जज्बात का इजहार का नाम है। उसके बाद देखिए, डॉक्टर मोहिउद्दीन कादरी ज़ुर के लफ्ज़ों में, आप चाहे तो इसको कॉपी में नोट डाउन करके नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि आप चाहे तो फिर इसको रिवीज़न भी कर सकते हैं अगर नोट्स रहेगी आपके पास तो। ज़बान इंसानी ख़यालात और एहसासात की पैदा की हुई इन तमाम उज़ू और जिस्मानी हरकत और इशारों का नाम है, जिसमें ज़्यादातर क़ुव्वत गवाही शामिल है, जिसको दूसरे शख्स ना सिर्फ समझ सकता है बल्कि ज़रूरत में दोहरा सकता है। अब देखिए, स्टार्क के मुताबिक क्या है, तो ज़बान अल्फाज का मजमुआ का नाम नहीं बल्कि एक फ़िक्र है जो अलामत के ज़रिए ज़ाहिर होती है। फिर है ये ब्लार्ट के मुताबिक ज़बान और ख़यालात जैसे दो बराबर हिस्सेदार हैं जिनके ज़रिए अंदाज़ा व तकरीर के तख्लीक मुमकिन है। ख़यालात इसमें एक गालिब हिस्सेदार है। डॉक्टर गोपी चंद्र नारंग के मुताबिक ज़बान अपनी नौइयत के लिहाज से बुनियादी तौर पर तकरीरुल इब्लाग तरशील का ज़रिया है और तहरीरी इब्लाग यानी रिटन कम्युनिकेशन सानवी हैसियत है।
अब देखिए ज़बान को कितने हिस्से में तकसीम किया गया है। ज़बान के 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक होता है इशारों की ज़बान, फिर होता है आवाज़ों की ज़बान और अलामत की ज़बान। देखिए इशारों की ज़बान, साइन लैंग्वेज क्या होता है? इशारों के ज़रिए तरसील ख़यालात मुताले का एक दिलचस्प मौजू है। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने का यह एक ऐसा ज़रिया है जिसका गुफ्तगू या तहरीर से कोई वास्ता या ताल्लुक़ नहीं है। इसमें फ़र्द हाथ, आँख या सर के इशारों से अपने ख़यालात, एहसासात और जज्बात को दूसरों तक पहुँचाता है। माहिरीन का ख़याल है कि इशारों की ज़बान आवाज़ की ज़बान और अलामत की ज़बान से कम 10 लाख साल कदीम है। बताइए, इशारों की ज़बान एक आम तौर पर 3 किस्में बताई जाती है। एक वह इशारा जिन्हें आँख से देखा जा सकता है। इन इशारों की तादाद सबसे ज़्यादा है। इनमें क्या हो सकता है? इनमें चेहरा, हाथ, सर और उंगलियों की हरकत शामिल है। अब देखिए इशारों की दूसरी किस्म वो है जिनका उनसे सुना जा सकता है, जैसे चुटकी बजाना, सीटी बजाना वगैरह, एक देखने वाला और एक सुनने वाला। अब देखिए इशारों की तीसरी किस्म वो है जिनमें इजहार मतलब मल्स यानी कि छूने के ज़रिए किया जा सके, जैसे कहनी मारना, हाथ दबाना वगैरह, लेकिन इनका इस्तेमाल बेहद ही महदूद लिमिटेड है। अब देखिए बाईलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल माहौल में इशारात की ज़बान की बड़ी अहमियत है, इम्पोर्टेंस है। इशारों की ज़बान का सबसे कमज़ोर पहलू ये है कि इसके ज़रिए मज़ीद तस्वुरात नहीं पेश किए जा सकते। बिल्कुल, अब जो है कोई भी सारे कॉन्सेप्ट हो गए वो तो नहीं पेश किए जा सकते इशारों की ज़बान से। अब देखिए एक इशारा कई तस्वुरात का हामिल नहीं हो सकता और ना इशारात तहलीली व तख्लीकी फ़िक्र यानी एनालिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग में अमूमन मददगार हो सकता है। देखिए इशारे की ज़बान की अपनी लिमिटेशन है, ये आप देख सकते हैं। अब आवाज़ों की ज़बान, स्पोकन लैंग्वेज, ज़बान सीखना इक्तिसाबी अमल है। देखिए सबसे बड़ा एक्विजिशन प्रोसेस है। आसपास के जिन लोगों से बच्चों का सबका पाला पड़ता है वो आमतौर पर ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, इशारात का नहीं। और चूँकि बच्चा अगर दोपहर सराउंडिंग के लोगों से ही ज़बान सीखता है, इसलिए वो इन्हें आवाज़ों की नकल करता है जो माँ बाप और भाई बहनों से सुनता है और उन्हीं आवाज़ों के तवस्सुत के ज़रिए और इस ख़ास और एशिया को पहचानना शुरू करता है। इस तरह वह ज़बान सीखने का आगाज़ शुरुआत करता है। वो आवाज़ें सुनता है, नकल करता है और इस तरह सुनने और बोलने की इब्तदाई तरबियत हासिल करता है। फिर रफ्ता रफ्ता वह तकरीर की दीगर महारतों पर भी कुदरत हासिल कर लेता है और इसके अंदर इस बात की भी सलाहियत पैदा हो जाती है कि मज़्र व तसव्वुरात को बयान कर सके और फ़िज़ाई आवाज़ों के ज़रिए रंज व गम, खुशी, हैरत, मोहब्बत, नफ़रत जैसी कैफियत का भी इजहार कर सके। यानी बच्चा ज़बान कैसे सीखता है? इमिटेशन, नकल करके। वो बड़ों को देखता है, नकल करता है, उस तरह से ज़बान सीखता है। मसलन कहका लगाना, ये सारी चीज़ें। अब देखिए सूती आवाज़ों से भी आसनाई हासिल कर लेता है। ये जो भी है फ़िज़ाई आवाज़ों के अलावा बच्चे जो सूती आवाज़ होते हैं, जैसे हवा चलने की आवाज़, सन सन, घड़ी की आवाज़, टिक टिक, छम छम या दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़, ये सब कौन सी आवाज़ होती है? सूती आवाज़। अब है फ़ज़ाई और सूती आवाज़ें भी लफ्ज़ के दायरे में आती है, लेकिन तीसरी किस्म की आवाज़ लफ्ज़ या बोल से मुख्तलिफ होती है। लफ्ज़ या बोल के बारे में यकीन के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा लफ्ज़ क्यों कर वजूद में आया। अब देखिए अब है अलामत यानी सिम्बॉलिक लैंग्वेज। जब किसी आवाज़ या लफ्ज़ के अलामत के ज़रिए ज़ाहिर किया जा सकता है तो तहरीर शक्ल इख्तियार कर लेती है, लेकिन तहरीर में लफ्ज़ बेजान और जामिद रहते हैं और इस वक्त बेहिस रहते हैं जब तक बोलने वाला इनमें रूह ना फूके। तहरीर में लफ्ज़ की सूरत बदलती नहीं है। तो देखिए ये पहला यूनिट था इस बुक का, और अगर आप लोग चाहते हैं कि यूनिट वाइज इस बुक को मैं यूट्यूब पर डाल दूँ तो आप लोग कमेंट में लिख सकते हैं कि हाँ डाल दे, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो और इसका रिवीजन आप लोग कर सकें। जैसे मैं रिकैप्चुलेट कर दूँ तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा कि ज़बान क्या है, और फिर ज़बान की कितनी किस्में हैं, और फिर जितने भी साइकोलॉजिस्ट्स थे उन्होंने ज़बान के बारे में क्या क्या कहा। और मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके और मज़ीद वीडियो मैं डाल दूँगी। थैंक यू।